हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स एकेडमी। जो भी स्टूडेंट सीयूईटी यूजी 2026 का प्रिपरेशन करे तो उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज हो जाती है सिलेबस को समझना। अब एक तो पहला चीज जो आप लोग को ध्यान में रखना है, इस बार सिलेबस को इंक्रीज कर दिया गया है। जी हाँ, सिलेबस अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो सिर्फ आपका एनसीईआरटी क्लास 12 का सिलेबस था, एनसीईआरटी माइक्रो एंड मैक्रो। इस बार क्लास 11th के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इंक्लूड कर दिया गया। दिस मीन्स अब आपको ज्यादा पढ़ना है। दूसरा टॉपिक ये हो जाता है कि जब भी हम एक सिलेबस को देखते हैं जो एनटीए के द्वारा दिया गया है सीयूईटी के लिए, तो उसमें सारे चीज मेंशन तो किए गए हैं, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आता है कि कौन से टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंज्यूमर थ्योरी देखते हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल कहाँ से पूछी जाती है। थर्ड जो आपको ध्यान में रखना है वो है वेटेज। 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सीयूईटी में, और ये 50 क्वेश्चंस आपके अलग अलग टॉपिक से पूछे जाएंगे। पास्ट पेपर्स को एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के हम लोगों ने सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश की है। यहाँ पे हम लोगों ने पास्ट पेपर्स को एनालिसिस के साथ साथ सिलेबस के साथ जोड़ दिया है, ये देखने के लिए कि कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज वेटेज नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन पूरा जो आपका सिलेबस है, हर एक सिलेबस के हर एक सब सेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो पूरा इन्फोग्राफिक के थ्रू आपको समझाएंगे। आपको इसे पूरा एकदम शॉर्ट में क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस वाले में देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरे सिलेबस को एक सिंगल इन्फोग्राफिक में समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पहले से इंक्लूड कर दिया है, सो दैट आपका फोकस इस पे चला जाए। जी हाँ, कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा सिलेबस का एक पार्ट है। आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, तो ये सब चीज आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आपका सिलेबस जो 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आपके पास जो चीजें जो समझने वाली है, जब हम हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं, जब हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन एनालिसिस की बात करते हैं, तो वो भी एक चैलेंजिंग फैक्टर हो जाता है। यहाँ पे हम लोग विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको पूरे सिलेबस को समझा देंगे। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं जो 2026 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड हो जाता है, जब भी हम एडमिशन की बात करते हैं किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल अगर हम डीयू की बात करते हैं, ये जरूरी हो जाती है आपको टॉप रैंकर्स होना पड़ेगा। अगर नॉर्थ कैंपस में बात करें इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स सारे कॉलेज में देख लीजिए टॉप 5 कट ऑफ में रहता है। और अगर आप सारे नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ देखते हैं तो सारे का कट ऑफ इकोनॉमिक्स का 850 एंड एबव है। यानी 1000 मार्क्स में आपको कम से कम 850 तो लाना ही पड़ेगा अगर आप नॉर्थ कैंपस में हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसीलिए एग्जाम टेजी की तरफ से, इकोनॉमिक्स एकेडमी की तरफ से पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल, क्लासेस, लेक्चर्स सब कुछ लाया जा रहा है। तो उसको मैं क्विकली एक बार समझा देता हूँ। पहला चीज तो क्लियर कर लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी के आप सिलेबस को देखते हैं, क्लास 11 क्लास 12 दोनों का सिंक्रोनाइज है आपके सीयूईटी यूजी के सिलेबस इकोनॉमिक्स के साथ। माइक्रो मैक्रो जो आपके एनसीईआरटी क्लास 12 में सेम चैप्टर वाइज वहां पे दिया गया है। हम लोग आपको जो है टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ आपको जो है हर एक टॉपिक के क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा। अब हर एक क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने आपको इन्फोग्राफिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है, तो आपको एक तो पहले डिटेल बुलेट पॉइंट्स नोट्स मिल जाता है। हर एक चैप्टर के आपके डिटेल बुलेट पॉइंट्स नोट्स मिलेंगे, और हर एक चैप्टर का फिर हम लोग आपको इन्फोग्राफिक वाइज सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, सो दैट रिवीजन में आप क्विकली उसको रिवाइज कर सके। थर्ड जब आती है बात प्रैक्टिस की, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन बैंक सेम सीयूटी के पैटर्न पे रहेंगे। इसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के 5 मॉक टेस्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स के 5 मॉक टेस्ट, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 5 मॉक टेस्ट। थर्ड में हो जाता है आपका सीयूईटी के पास्ट पेपर्स, तो हम लोग अराउंड 12 टू 13 पास्ट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ, जो 2022 ऑनवर्ड जो अलग अलग डेट को एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आपको पास्ट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी किया है, जो हाई स्कोरिंग भी हो सकता है, जो डिफिकल्टी लेवल भी हो सकता है। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन और लॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं।
सो इसकी भी सेपरेटली 1200 यानी हर एक टॉपिक वाइज और क्वेश्चन स्ट्रक्चर वाइज आपको 4 सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो सब मिला के और फाइनली फिर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा। सो टेस्ट सीरीज आपको 15 सेट्स प्रोवाइड किया जाएगा और ये सारा आपका सीयूटी पैटर्न। तो एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है, पहला हो जाता है प्रिपरेशन, ठीक है। दूसरा हो जाता है इवैल्यूएशन। सो हम लोग आपको जो है इवैल्यूएशन थ्रू टेस्ट सीरीज, और थर्ड हो जाता है काउंसलिंग, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहां पे आपको कॉलेज भी फिल करना पड़ता है, प्लस आपको सब्जेक्ट भी कोर्स सिलेक्शन करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छे मार्क्स एवं 850 लाकर भी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे क्योंकि उन्होंने कॉलेज का प्रेफरेंस गलत डाल दिया, सब्जेक्ट का प्रेफरेंस डाल दिया, तो वो सब्जेक्ट मिला ही नहीं। तो काउंसलिंग जो डीयू का सी एस ए एस वाला सिस्टम है, सी एस ए एस, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है और आपको ये सारा कुछ मदद किया जाएगा। फोर्थ हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बी इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं और कुछ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करती है। तो हम लोग आपको पूरा जो है हर एक सीयूईटी के पूरे सिस्टम को डिकोड करके आपको समझाएंगे, कौन से यूनिवर्सिटी के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा यूनिवर्सिटी के लिए आपको कितना मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, कहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, कहाँ पे आपको जो है एडमिशन क्विकली मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको काउंसलिंग के थ्रू समझाया जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट जो फॉर्म भी नहीं फिल कर पाते जस्ट बिकॉज उनको पता ही नहीं चलता है कि सर डेट कब आ गई। तो सब कुछ हम लोग आपको क्लियर करके बताएंगे। सो अब आ जाते हैं सिलेबस पे, मेन पार्ट। सो हमारा जो सिलेबस है सीवीटी यूजी इकोनॉमिक्स का, ये थ्री पार्ट्स में कवर होता है। पहला हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और थर्ड हो जाता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपका क्लास 11 का पार्ट हो जाता है। ये आपका क्लास 12th का है और ये भी आपका क्लास 12th का है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर आ जाता है, आपका थ्योरी ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन, वो सारी चीजें। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट नेशनल इनकम आ जाता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, आईएसएलएम कर्व, ओपन इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये सारी चीजें हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिंस 1950 यानी प्लानिंग एरा, पोस्ट एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वो एरा, क्या क्या चैलेंजेज हैं उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले आ जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो पहला जो पार्ट हो जाता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। इसमें जो चीजें हम लोगों ने देखी है, आपको जो यूटिलिटी अप्रोच हो जाता है, कंस्टेंट बजट लाइन हो जाता है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्या मेजरिंग फैक्टर है, किस तरीके से ये डिटरमाइन किया जा सकता है, इसके साथ साथ जो कर्व के मूवमेंट है और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे गए हैं। पास्ट के अगर पेपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइस दे दिया गया, सप्लाई दे दिया गया, एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए बोला जाता है, इलास्टिसिटी निकालने के लिए बोला जाता है। ये पूछा जाता है कि डिफरेंस कर्व किस चीज पे बेस्ड है, किस तरीके से मूव करता है, बजट लाइन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। नेक्स्ट हो जाता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डायनेमिक्स या प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, कॉस्ट फंक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो इसमें शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, दोनों चीज यहाँ पे कवर होता है। किस तरीके से टोटल प्रोडक्ट आपके कर्व चेंज होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, एवरेज प्रोडक्ट कर्व, कौन सा पॉइंट है जहां पे हमारा प्रोडक्शन होगा। तो ये सारी चीजें टू इनपुट वेरिएबल मेथड आपको देखना होता है। सिमिलरली कॉस्ट फंक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एग्रीगेट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब चीज से रिलेटेड है और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि फर्म कब एग्जिट करेगा, फर्म कब इंटर करेगा, फर्म कब सस्टेन करेगा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। तो ये सारी चीजें आपको कवर अप करनी है। थर्ड हो जाता है आपका परफेक्ट कंपटीशन एंड सप्लाई। परफेक्ट कंपटीशन जहां पे नंबर ऑफ फर्म्स और नंबर ऑफ जो बायर्स एंड सेलर्स है जो इनफाइनाइट है, मतलब दोनों चैलेंज नहीं कर सकते या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं सप्लाई कर्व को या डिमांड कर्व को। तो वो परफेक्ट कंपटीशन हो जाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे हम बोल रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन, इक्विलियम कब आएगा, इक्विलियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इक्विलियम को किस तरीके से अटेन किया जाता है, क्या वो सस्टेनेबल होगा, नहीं सस्टेनेबल होगा। सप्लाई डायनेमिक्स, क्या कब मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है, कब मूवमेंट ऑफ द कर्व होता है, दोनों चीज को समझना जरूरी है। और प्राइस इलास्टिसिटी, जैसे हम लोगों ने
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है कंज्यूमर फंक्शन में। इसी तरीके से जब हम मार्केट की बात करते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। कब आपका मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा? एक्सेस सप्लाई केस, एक्सेस डिमांड केस, प्राइस सीलिंग, मार्केट इक्विलिब्रियम, प्राइस फ्लोरिंग। अब इसमें टैक्सेशन आ जाता है, सब्सिडी आ जाती है। तो किस तरीके से ये सारी चीजें चेंज होती है? प्राइस फ्लोरिंग क्या है, प्राइस सीलिंग क्या है, यानी मैक्सिमम प्राइस कब जाएगा? इसमें बहुत बार आ जाता है क्वेश्चन ये भी कैलकुलेट करने के लिए कि कंज्यूमर डिमांड के अनुसार पूरा कंज्यूमर सरप्लस कितना है, प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है, टैक्सेशन के अनुसार डेड वेट लॉस कितना है। तो ये जब क्लासेस में हम लोग ये सारे टॉपिक वाइज हम लोग सब कुछ यहाँ पे कवर अप करेंगे। नेक्स्ट हो जाता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहले ही टॉपिक हो जाती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में जहां पे ये चीज कवर अप की जाती है किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। देयर आर थ्री डिफरेंट मेथड्स। तो कौन कौन सा मेथड है उस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। वैल्यू एडिशन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर। अब यहाँ पे डिबेट इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या ग्रोथ इज इक्वल टू डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या अगर ग्रोथ हो रहा है तो मैं एज्यूम कर लें कि डेवलपमेंट भी इकोनॉमी में हो रहा है? प्लस आपके सर्कुलर हाउस होल्ड का क्या रोल है नेशनल इनकम में, फर्म्स का क्या रोल है, किस तरीके से दोनों इंटरेक्ट करते हैं, लेबर सप्लाई कौन देता है, इन्वेस्टमेंट कौन करता है। तो ये सब चीजों को कवर अप करना है। बेसिक फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्रिंसिपल। अब इसी में जिस तरीके से आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करते हो, जीडीपी एट फिक्स्ड प्राइसेस, जीडीपी एट वेरिएबल प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब चीज जो बेस प्राइसेस, ये सब चीजें कवर अप की जाती है। नेक्स्ट है आपका मनी बैंकिंग एंड बजट, गवर्नमेंट बजट। इसमें बैलेंस बजट, कौन कौन से रिसिप्ट की हम बात करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट है जो रिसिप्ट का पार्ट है, कौन कौन सा कंपोनेंट है जो एक्सपेंडिचर का पार्ट है। फिर अगेन मनी सप्लाई। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी। ठीक है, हाई पावर्ड मनी, तो वो हाई पावर्ड मनी का क्या रोल है, किस तरीके से उसको क्रिएट किया जाता है, उसका क्या डेफिनेशन है, वो सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट या बैंकर ऑफ द बैंकर, इस तरीके के टर्म यूज किए गए हैं। सो हम लोगों ने क्या किया कि सारे टॉपिक वाइज इन सारे पास्ट पेपर से भी वो टर्म निकाल के हम लोगों ने एक सेपरेट मास्टर शीट क्रिएट कर लिया है। सो और सो दैट कि आपको हर एक चैप्टर में मिल जाएगा कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको किस तरीके से फोकस करना है, एग्जाम में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट हो जाता है बैलेंसिंग द सिस्टम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या रोल है फर्म का, किस तरीके से हम इसको डिटरमाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन फंक्शन किस तरीके से, एम्प्लॉयमेंट फंक्शन किस तरीके से, ठीक है, सेविंग फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अब इसी में एक चीज जो आ जाती है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, वो सब कुछ आपको समझना है। प्लस जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, हाउ डू वी डिटरमाइन द एग्रीगेट डिमांड, हाउ डू वी डिटरमाइन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जब कब होता है मूवमेंट अलोंग द एग्रीगेट डिमांड, कब कब होगा शिफ्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कब। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लस फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, किन्स के द्वारा दिया गया था, क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से लोग थे, उनका क्या क्या थ्योरी था। जैसे सेल लॉ है, सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड, तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, क्या फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, किन्स का क्या कहना है, क्या फुल एम्प्लॉयमेंट होता है नहीं होता। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस थिंग्स। Next, India in the world. So we are talking about open economy, microeconomics. So in this, there are two important parts. One is your balance of payment, and second is foreign exchange rate. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में, अब देखिए जब हम क्लोज इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्लोज इकोनॉमी में सिर्फ गवर्नमेंट फैक्टर्स इंक्लूड करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, फर्म का एक्सपेंडिचर। लेकिन जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और बैलेंसिंग फैक्टर आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट? फ्लेक्सिबल है, मैनेज्ड है, इसका क्या रोल है, फ्लेक्सिबल में क्या रोल है, फिक्स्ड में क्या रोल है ऑफ आरबीआई या सेंट्रल बैंक, वो चीज इंपॉर्टेंट है समझना। कौन कौन से रेट होंगे जब मान लीजिए इनफ्लो होता है, सर्कुलर इनफ्लो होता है, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है, तो इंटरेस्ट रेट अप जाएगा, लो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट होता है, आपके फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इन सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस
ऑफ पेमेंट, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट। तो वो डेफिसिट पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, एक्सपेंडिचर डेफिसिट क्या है, सरप्लस कब होगा, डेफिसिट कब होगा, तो ये सब चीज आपको समझना जरूरी है। अब नेक्स्ट आ जाता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपका क्लास 11th के एनसीईआरटी से कवर अप होगा। तो पहला हो जाता है डेवलपमेंट पॉलिसी से 1947 टू 1990। अब इसी में आपको ये भी चीज देख लेना है, जो प्लानिंग एरा है, जो इनिशियल प्लान फेज था, तो कौन कौन से फैक्टर्स थे, डिफरेंट दे वे डिफरेंट 5 years प्लान, एंड द ईच 5 year प्लान है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, सो वी नीड टू लुक एट व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 year प्लान, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड 5 year प्लान। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट वर द स्ट्रेटजीज देन, देयर वाज प्लान एरा। तो वो सब चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर किस तरीके से ग्रो किया है, इंडस्ट्री। अब इसी में आपको एम्प्लॉयमेंट भी देख लेना है कि क्या एम्प्लॉयमेंट चेंज हुआ है, जीडीपी चेंज हुआ है। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं या सेक्टोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, हाउ द कंपोजिशन हैव चेंज्ड ओवर टाइम, हाउ कंपोजिशन हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया एंड सर्विस सेक्टर हो गया। सो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ किस तरीके से हुआ एज ए शेयर ऑफ जीडीपी, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। सो लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो इसमें क्या रीजन था जो हम लोगों को ये चीज करना पड़ा, व्हाट वेयर द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। तो दो चीजें यहाँ पे कवर अप करनी है, एक व्हाट लेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो एक हम लोग को फैक्टर देख लेना है, what were the factors that led to economic reform and what was the implication of economic reform। so जब हम implication की बात करते हैं तो अगेन हमें तीनों सेक्टर को देखना है, एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट हुआ, सर्विस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। नेक्स्ट है रोड हेड करंट चैलेंजेस। तो करंट चैलेंजेस अगेन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ रेट तो हमने देखा कि है, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट, व्हाट वर द एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज सर्विस सेक्टर हैज नॉट बीन एबल टू जनरेट द इनफ एम्प्लॉयमेंट टू कवर अप दोज पीपल हु मूव्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। सो एग्रीकल्चर से लोग डायरेक्टली अगर सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं तो किस तरीके से इनफॉर्मल ग्रोथ हुआ है ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। रूरल डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट हुआ, क्रेडिट, मार्केटिंग, कोऑपरेटिव्स, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इन सब चीजों को देख लेना है। अब एक चीज यहाँ पे और देखा गया है, जो कॉम्परेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उनके साथ भी हमें कंपेयर कर लेना है कि हमारा ग्रोथ किस तरीके से हुआ है। चाइना के साथ करते हैं तो हमारा ग्रोथ का स्ट्रेटेजी क्या रहा, हमारा ग्रोथ कंपैरेटिव किस लेवल पे जा रहा है। सिमिलरली पाकिस्तान के साथ हमें देख लेना है। सो ये चीज आप लोग को कवर अप कर लेना है। तो इस तरीके से और अगर आपके पास ये वाला पीडीएफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को तो हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, और ये आप व्हाट्सएप कीजिएगा ऑन द नंबर 8448878849 पे। तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको ये पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। आप इसको प्रिंट लगा के ना वॉल पे चिपका लीजिए, सो दैट आपको पता चल जाए कि हमें क्या-क्या चीजें कवर अप करनी है। और जिस तरीके से आपको ये पूरा हम लोगों ने पीपीटी के थ्रू, इन्फोग्राफिक के थ्रू समझाया है, इसी तरीके से हर एक चैप्टर वाइज एनालिसिस भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हर एक चैप्टर को पूरे 15-16 पूरे इन्फोग्राफिक के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, और ये सारा आपको लेक्चर्स के साथ-साथ ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फाइनली अगर बात करते हैं कंप्लीट कोर्स फी की, तो ये सिर्फ और सिर्फ 499 है। जी हाँ, सिर्फ 499 में आपको लेक्चर्स, पास्ट पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस के एनालिसिस, टॉपिक वाइज एनालिसिस, सब कुछ, ये इन्फोग्राफिक वाला पीडीएफ सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो अब डिले मत कीजिए, फटाफट इस नंबर पे कॉल मैसेज कीजिए। और सेपरेटली हम लोगों ने ये भी प्लान किया है, एक रोड मैप क्रिएट करेंगे, वो रोड मैप भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। कोई क्वेश्चन है प्रिपरेशन रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आता है तो फटाफट आपको मिल सके, और आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप फटाफट जो है वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।